अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। सबसे पहले बात करेंगे डॉन लीक्स की रिपोर्ट के बाद का जो बहरान है, क्या राइवंड इजलास के बाद ख़त्म होगा? ये जो ट्वीट्स होती हैं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ज़हर कातिल है। बस लीक इसी लीक से हमें और क्या कह सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन बात करेंगे पाकिस्तानी ख़वातीन की इज्जत वज़ीर आज़म की नज़र में। वो मेरी बहनें खड़ी हैं वो एक कोने में। ये माशाल्लाह उस तरह का जलसा नहीं है जो मुखालिफिन का जलसा होता है। और बहनें वहां पे क्या कर रही थी। नाज़रीन शुरू करते हैं डॉन लीक्स की रिपोर्ट के बाद जो बहरान सामना है कल और आज के दरमियान। आपने इस पर बहुत गुफ्तगू सुनी है। ये गुफ्तगू इसलिए अहम है कि अभी भी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद समझ आई कि ये बड़ा बहरान एक बनता गया है और उसकी वजह से उन्होंने एक इस वक्त जाती उम्रा में मीटिंग कुछ ही देर पहले ख़त्म हुई है, 2.5 घंटे की मीटिंग थी जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो क्लोज एड्स हैं, जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, जिसमें उनके भाई भी थे, चीफ मिनिस्टर पंजाब, जिसमें कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी थे चौधरी निसार साहब, जिसमें कि फाइनेंस मिनिस्टर भी थे इसहाक डार साहब, ये भी मौजूद थे। उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी वहाँ बुलाया और इस वक्त तक जो हमें खबर मिल रही है वो तो ये है कि उस मीटिंग में कोई ख़ास डिसीजन नहीं हुई। ये भी हमें बताया गया कि ये जो बात खबर आ रही है सामने के मंगल को कोई आर्मी चीफ की और प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई मीटिंग तय हुई है। जो हमें पता चला है वो मीटिंग भी कोई इस वक्त तक एज वी स्पीक कोई तय नहीं हुई। और फवाद हसन फवाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो उनको बुलाया गया ज़रूर मीटिंग में, लेकिन ये भी नहीं कि कोई नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ रहा है या आया है। तो इसका क्या मतलब है? ये जो बहरान किसी सूरत पैदा हुई है उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा? नाज़रीन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेजर जनरल एजाज अवान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम जनरल साहब। नाज़रीन हमें सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया, एहसन इकबाल साहब, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग। वेलकम टू द प्रोग्राम एहसन इकबाल साहब। और हम एहसन और मुजाहिद बरेलवी साहब नाज़रीन हमारे अपने कॉलीग हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, एंकर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है कराची से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम मुजाहिद बरेलवी साहब। थैंक यू नसीम जी। और नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द प्रोग्राम कायरा साहब। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी एहसन इकबाल साहब कि ये जो सूरत हाल बनी है, जो भी मीटिंग भी हुई है लाहौर में, अब इस सूरत हाल को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए? लग रहा है नाज़रीन आवाज़ उनको नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, आपकी पार्टी ने तो फौरी तौर पे कहा कि जो पोजीशन ली है फ़ौज की तरफ से, जो ट्वीट है आपने कहा सपोर्ट उसको किया और आपने कहा कि ये ठीक पोजीशन ली है फ़ौज ने इस पर कि हम रिजेक्ट करते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आए। तो क्या मुहर्रिकात हैं कि आपकी पार्टी ने ये पोजीशन ली और अब आप क्या देख रहे हैं कि इसको रिजॉल्व किस तरीके से किया जाए? देखिए नसीम ज़हरा साहब, पीपल्स पार्टी ने कोई ISPR की ट्वीट को सपोर्ट नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने एक प्रिंसिपल पोजीशन ली है और ISPR की ट्वीट से पहले हमने तो पहले कह दिया था कि कोई भी शऊर बंदा इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इन दो तारे और क्या है कि वो मुसल्लह अफवाज के खिलाफ और पाकिस्तान के इमेज को तारने के लिए ऐसी बातें अखबारों में लीक करे, लिखवाए। ये उनकी हैसियत से बड़ा काम है और ये किसी पॉलिसी लेवल पे किसी बड़े की इजाजत के बगैर ये मुमकिन नहीं है। अब अगर उसका नाम नहीं लाया गया तो यकीनन ये लम्हा फिक्रिया है और जो बातें कही गई है CIO को क्या सजा है, END रूल के तहत होगा, END रूल में क्या देंगे, कुछ प्रूफ नहीं होगा, END रूल से कोर्ट से बहाल सारे जी कुछ प्रॉब्लम हो रहे नाज़रीन, आवाज़ कम। एहसन इकबाल साहब के पास जाते हैं। एहसन इकबाल साहब, अभी कायरा साहब भी फरमा रहे थे, उन्होंने कहा
کہ ہم نے تو شروع میں یہ رد کر دیے, رپورٹ ریجیکٹ کر دی کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ جو خبر آئی وہ کسی بڑے کے کہنے پہ آئی ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ایک بحران کسی صورت پیدا ہوئی ہے اور جس کے نتیجے میں پرائم منسٹر صاحب بھی سمجھتے ہیں, جس وجہ سے انہوں نے میٹنگ بلائی جاتی عمرہ میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت ایک سینئر منسٹر کے اور ایکسپیرینسڈ ہیں آپ ان معاملات میں, بات کو ریزالو کیسے کیا جائے؟ ناظرین, یہ کچھ میرا خیال ہے معاملہ ہی ایسا ہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. جی جنرل صاحب. نسیم, مجھے نہیں پتا کہ آپ مجھ سے سوال کا جواب چاہتی ہیں. میں جس سوال کا جواب جی, مسئلے کا حل ہو جائے گا اور وہ اسکیپ گوٹس جو پہلے اچھل کود رہی تھیں کہ میں استعفیٰ بھی نہیں دوں گا اور میں کورٹ چلا جاؤں گا, وہ مان جائیں گے. اسکیپ گوٹس انہی کو بننا پڑے گا. لیکن میں قاہرہ صاحب کی بات کے ساتھ بھی اتفاق کرتا ہوں اور میرا پرسنل کنسیڈرڈ اوپینین ہے, اینڈ آئی ہیو گاٹ دا رائٹ ان مائی پرسنل کیپیسٹی ٹو فارم اوپینین, کہ ظفر عباس بڑے سیزنڈ ایڈیٹر ہیں. ہی از ناٹ اے کڈ. سیرل المیڈا میں اتنے گٹس اور کریج نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک ادارے کے خلاف اتنی بڑی خبر لگائے, اور سٹاف آفسز کی یہ جرت نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آفس سے ایک ٹاپ لیول کی میٹنگ کی منٹس ریلیز ہوں یا کانفرنس ہو اور کانفرنس کے بعد اتنی بڑی چارج شیٹ کر دی جائے ادارے کی وداؤٹ دی اپروول آف دی پرائم منسٹر آف دا ڈے. جس شخص نے بھی یہ ڈرافٹ کیا اور وہ جب تک پرائم منسٹر آفس سے اپروول نہیں ہوئی یہ خبر نہ باہر جا سکتی ہے نہ لگ سکتی ہے. اب اس کے اوپر کوئی جتنی بھی ڈینائلز دینا چاہتا ہے یہ ان کی ہے. میری یہ پرسنل رائے ہے کہ اتنی اہم خبر اور اتنے ذمہ دار ادارے کی چارج شیٹنگ پرائم منسٹر کی اپروول کے بغیر, یہ ٹیکسٹ پرائم منسٹر آفس سے جا نہیں سکتا, پرائم منسٹر ہاؤس سے جا نہیں سکتا, اور اخبار میں سینٹرل فرنٹ پیج نیوز بن نہیں سکتا. دس از مائی پرسنل اوپینین. اب ہونا کیا ہے, بوتھ دی سائڈز آر ویری پاورفل. آرمی اپنی جگہ پہ ایک ادارہ ہے جو 20 کروڑ عوام کے دلوں میں رہتا ہے, ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہے, اور in the line of duty, I repeat, in the line of duty over 5,000 شہداء کو قبر میں اتار چکا ہے. اگر اس کے اوپر پرائم منسٹر ہاؤس سے اتنا بڑا الزام لگنا ہے تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جہاں سے بھی ہوئی ہے. اب بات آگے بڑھ گئی ہے. ہاں, لیکن اب بات آگے بڑھ چکی ہے. جو نوٹیفیکیشن وہاں سے جاری ہوا اس پر عمل درآمد بھی ہو گیا. ایگزیکٹو آرڈر جو جاری ہوا اس پر عمل درآمد بھی ہو چکا ہے. فاطمی صاحب ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں, لیکن ان کا سٹیٹس ایز اے اسٹیٹ منسٹر آف اسٹیٹ اب بھی قائم ہے. تو آرمی نے اس کو اوفینس اس لیے لیا میری ذاتی سوچ میں, اور آپ کی تو بات چیت بھی رہتی ہے, آپ کو کچھ میں ابھی جو کہہ رہا ہوں وہ میرا ذاتی اوپینین ہے, بات چیت تو رہتی ہے, ملتے رہتے ہیں, لیکن ان کو برا اس لیے لگا کہ پلیز ڈونٹ ٹیک اس فار اے رائڈ. پہلے آپ نے ایک اتنی سادہ سی بات کے اوپر 7 ماہ کا ٹائم فٹ ڈریگنگ کی اور 7 مہینے ہمیں رکھا. چیف آف آرمی سٹاف کو embarrassment ہوئی in 3 garrisons when young officers they get up and ask a chief. ابھی آرمی وہ آرمی نہیں ہے کہ ہم جو پہلے کہہ دیا کرتے تھے کہ بھائی کوئی آدمی سوال نہیں پوچھے گا اور لوگ بالکل وہ بیٹھے رہتے تھے. یہ دور وہ ہے جہاں لوگ جنگ لڑ رہے ہیں, سیکریفائسز دے رہے ہیں. ینگ آفیسرز اینڈ چیف اپ ٹو چیف دے ورک ہینڈ ان گلوز. بڑا ایک کانفیڈنس لیول ہے آپس میں. تو ینگ آفیسرز نے 3 گیریزنز میں اٹھ کے پوچھا کہ کیا ہوا اس ڈاؤن لیگز کا, اینڈ چیف ایوری ٹائم ہیڈ ٹو ٹیل دیم کہ اس کے اوپر عمل ہوگا, اس کے اوپر ایکشن ہوگا, لیٹ دا فائنڈنگز کم آؤٹ. اب ہوا کیا ہے کہ ان فائنڈنگز کو چھپا دیا گیا اور ان فائنڈنگز کے اگینسٹ ایک نوٹیفیکیشن کر دیا گیا. چھپا دیا, رپورٹ پبلک ابھی تک نہیں کر رہے نا. اگر یہ کہتے ہیں جی ہم سچ کہہ رہے ہیں اور آرمی زیادتی کر رہی ہے تو آئی پروپوز کہ اس کی فائنڈنگز کو پبلک کر دیں and let 20 crore people judge, let everyone judge کہ who is right and who is wrong. لیکن اگر ان کو پبلک نہیں کیا جاتا اور ان کو برشنگ انڈر دا کارپٹ ہی کرنا مقصود ہے تو آرمی جو 7 ماہ سے اتنے صبر سے بیٹھی ہوئی ہے, جنرل قمر جاوید باجوہ
has shown extreme patience. उन्होंने कोई hard position नहीं ली, वो बार बार आके request करते रहे कि इसको सर finalize कर दें और when he exhausted all opportunity, फाइनलाइज कर देने से मतलब इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को फाइनल करें, लेट अस नो कि क्या हुआ है, किसके खिलाफ एक्शन हो रहा है। ये जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन है, कमीशन है, इसकी फाइंडिंग्स हमारे साथ शेयर कर दें फॉर्मली एंड ऑफिशियली। लेकिन साइन तो किए एमआई ने और आईएसआई ने, तो होगी तो उनके पास। बट वो ये इनिशिएटिव आर्मी लेना नहीं चाहती कि हम पब्लिक कर दें। इट विल ब्रिंग मोर एम्बैरेसमेंट टू द गवर्नमेंट एंड टू द इंटीरियर मिनिस्ट्री कि गवर्नमेंट की एम्बैरेसमेंट होगी कि जी हम अभी तक बैठे हुए हैं और आर्मी ने उसे पब्लिक कर दिया, एंड देन एवरीवन वुड स्टार्ट टॉकिंग कि यार देखो आर्मी की इतनी हाई हैंडेडनेस है कि उन्होंने पब्लिश कर दिया। उनके पास फाइंडिंग्स मौजूद हैं, उनको पता है उनमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि इन फाइंडिंग्स का एहतराम करते हुए नाउ डोंट फोर्स अस टू पिक अप दोज पीपल कि हम उनसे फिर पूछ लें कि बताएं खबर किसने लगवाई। तो जब वो एक फेस दे रहे हैं और दिस मैकियावेलियन फैमिली मतलब एक एग्रीमेंट हो गया था, एक एग्रीमेंट हो गया था कि ये तरीका कार है जाने का, और ये तरीका कार है और इस पे एंड लेट्स डू इट लाइक अ जेंटलमैन। तो वो अब नहीं किया जा रहा, दैट्स व्हाई दे आर लिटिल ऑफेंडेड। जी बरेलवी साहब, आप मुजाहिद बरेलवी साहब, आप सुन रहे हैं ये गुफ्तगू के, ये जैल साहब ने पूरा एक रीकैप दिया है हमें, हमारे नाजरीन के लिए कि मसला क्या पैदा हुआ है। और अभी जो लाहौर में मीटिंग हुई है उसके हवाले से ये कुछ हमें नहीं मालूम हो रहा कि कोई फैसले हुए हैं जो कि कुछ ये कहा जा रहा था, कई चैनल ने चलाया कि आर्मी चीफ की और प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग का भी कुछ तय हुआ है, वो नहीं लग रहा फिल वक्त आई रिपीट। और प्राइम मिनिस्टर साहिबा की जो साहिबजादी हैं मरियम नवाज साहिबा, उनका भी ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी बातें कही जा रही हैं इस कंसल्टेशन जो हुई है लाहौर में उसके हवाले से कोई सब बेबुनियाद हैं, और जो हमें भी खबर मिली है उसमें भी यह है कि कोई फैसले नहीं हुए। तो बरेलवी साहब आप बताइएगा कि अब हल तो निकालना है, एक प्रॉब्लम तो खड़ा हुआ है, तो हल किस तरीके से निकलेगा? हाँ देखिए, तो जनरल साहब बैठे हैं और शायद मैं मांडवी वाला साहब को भी देख रहा हूँ जी, और नसीम आपको भी इस्लामाबाद में गहरी नज़र है, और हम बड़े दावे से कहते हैं कि वाकई पाकिस्तान कोई बनाना स्टेट नहीं है, लेकिन पिछले 24 घंटे से जो कुछ हुआ है ये तो बड़ा मज़का खेस है कि एक प्राइम मिनिस्टर का, पता नहीं मुझे नहीं किस ग्रेड के एक अफसर है, एक सिर्फ एक लेटर निकाल देता है जिसमें वो एक को फारिग कर देता है, दूसरे से कहता है हुकूमती कार्रवाई होगी, और अभी ये होता ही यानी ये स्टेटमेंट आता ही है कि फ़ौरन ही जो है वो ट्वीट आता है गालिबन 2:55 पर हमारे DGISPR का, जो टोटली इसको रिजेक्ट कर देते हैं। और फिर उसके थोड़ी देर बाद, क्योंकि चौधरी निसार साहब हमारे कराची में होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने उससे भी ज़्यादा रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं कि इदारे ट्वीट नहीं करते। इससे तो ये लगता है, और आपको जैसे मैंने कहा कि इल्म है कि जो बड़े मुक़्तदर इदारे और जो ख़ासतौर पर ऐवान सदर हो या ऐवान वज़ीर आज़म हो और GHQ हो, इनके दरमियान एक कोई हॉटलाइन ज़रूर होती है, और जो यानी टाइम टू टाइम, डे टू बाई डे, और बल्कि जो जिस तरह का मुल्क हमारे मसाइल में है उनका राब्ता भी रहा होगा। लेकिन मुझे इससे ऐसा लगता है कि शायद बातचीत ही बंद हो चुकी है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कॉन्फिडेंस जो नजर आता था इससे ही हुआ। जी नसीम जी, आप सही कह रहे हैं। ये हमें भी यही पता चला है सेंटर मांडवी वाला साहब के जो हॉटलाइन है वो शायद कोल्ड पड़ गई। 5-6 रोज से कोशिश की जा रही थी कि इस पर बात की जाए और किसी फैसले पे पहुंचे, बात आगे बढ़े। आपकी पार्टी ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ इस पे ले लिया है मांडवी वाला साहब के, ये जो सिलसिला है आपने कहा कि ये स्केप कोड बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जो आर्मी ने इस वक्त पोजीशन ले ली और जो जनरल साहब ने उसको एक्सप्लेन किया है, आप किस तरीके से देखते हैं अब इसको आगे किस तरीके से ले जाया जाए? एक्चुअली द थिंग इज के फ्रैंकली स्पीकिंग इस रिपोर्ट के बारे में हमें जितनी भी पोजीशंस ली है एतजाज़ साहब ने या खुर्शीद शाह साहब ने या सब ने, वो दे हैव टेकन दिस पोजीशन ऑन देयर ओन। वो इसलिए कि मैं आपको बताऊं कि नोबडी इज़ प्रिवी टू दिस रिपोर्ट एक्सेप्ट द एस्टैब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट। ठीक। तो जब तक हमें एक्चुअल फैक्ट्स पता नहीं चलेंगे इस रिपोर्ट के, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गिव एन ओपिनियन। What are the facts? We don't know. और आप भी जितनी डिबेट सारे चैनल्स पे हो रही है, do you know the facts? I don't think you know the facts. Know the facts about what? You know the content of the report. I don't think you actually know the content.
of the report. نہیں جی وہ تو بات آپ کی ظاہر ہے, ہمیں تو نہیں معلوم ہوگا, ہم تو کانٹینٹ کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو یہ جو چیز سامنے آ گئی وہ تو یہ کہ بریک ڈاؤن آف کانفیڈنس ہے سول اور ملٹری میں, یہ تو بات کلیئر ہے, اس میں تو کوئی گیس, یہ تو بڑا عیاں ہے بات, اور اس پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ اگر بریک ڈاؤن ہوا ہے تو اس کو کس طریقے سے, یہ جو اس وقت ایک ڈیڈ لاک سچویشن ہے اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے, ایشو تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ کہ بھی رپورٹ کو پبلک کیا جائے, ٹھیک ہے نا, دس از دی ایشو. جی دیکھ یہی تو پوائنٹ ہے, جب تک رپورٹ پبلک نہیں ہوگی وی وونٹ نو ویئر از دا بریک ڈاؤن, جی ویئر از دا بریک ڈاؤن, دیٹ از دا مین ایشو. اگر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ریجیکٹ کی ہے لیٹر جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے نکلا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک, I don't think we know the reason. میرا خیال ہے Any sane person would demand the findings کہ اس کو سامنے تو لائیں دے, make them public. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آتے ہیں. جی پھر جب تک صحیح کہہ رہے ہیں مانوی والا صاحب, your point is well taken, کہ سامنے آئے تو پتہ چلے کہ گیپس کیا ہیں, اور اس پہ کچھ بات بھی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ ناظرین حکومت کے بھی موجود ہیں, رانا صاحب, بریک کے بعد ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ مسئلہ کیا ہے, حکومت نے ایک اگریمنٹ کیا تھا, کیا وہ اگریمنٹ کا پاس نہیں رکھا. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन। जाती उम्रा में जो इस वक्त मीटिंग हुई, जो प्राइम मिनिस्टर चेयर जिसको कर रहे थे, जो कि 2.5 घंटे की मीटिंग थी, उस मरीम नवाज साहिबा का ट्वीट आया कि कुछ ऐसी बात नहीं हुई जो टेलीविजन रिपोर्ट कर रहे हैं, सब चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं। और हमें भी यही मालूम है नाजरीन, इस तरह से कोई डिसीजन नहीं ली गई कि ये एक्शन होगा या ये मीटिंग होगी या कोई नई नोटिफिकेशन आने की फिल वक्त कोई डिसीजन नहीं ली गई। बहरहाल, और ये ज़रूर कहा गया है कि जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए। मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हम इंस्टेबिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये भी कहा गया कि अगर कोई रिजर्वेशंस हैं उनको हैंडल किया जाए, लेकिन कोई स्पेसिफिक डिसीजन नहीं ली गई। नाज़रीन, हमें से राना अफजल खान साहब ने ज्वाइन किया है और उनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम राना साहब। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा राना साहब, ये तो बात बड़ी क्लियर हो गई, इस पर सब कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट जो आई और उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग्स थी, जो हुकूमत की तरफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया जो प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी ने दिया है, वो जो ऑर्डर है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उसमें कुछ बहुत सी अहम चीज़ें जिनका जिक्र नहीं है, और ये कि उसकी वजह से ये इस वक्त एक सिचुएशन डेडलॉक की पैदा हुई है बिटवीन द गवर्नमेंट और द मिलिट्री। देखें, आप मैं किसी हद तक आपसे इत्तफाक करता हूँ कि जो समरी प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव की उसमें और जो लेटर जारी हुआ उसमें यकीनन कोई कमी होगी जिसके ऊपर आर्मी को ट्वीट देने की ज़रूरत पेश आई। मैं समझता हूँ कि अब ये मामला रिजॉल्व करना होगा, इसके ऊपर बैठना पड़ेगा, और चौधरी निसार साहब ने काफ़ी इसके ऊपर क्लैरिटी लाने की कोशिश की है कि उसके ऊपर एक फाइनल आ जाएगा और उसके बाद ये मामला रिजॉल्व होना चाहिए। जी राना साहब, आप फरमा रहे हैं कि मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने क्लैरिटी लाने की कोशिश की, उसमें कुछ हमें तो लगता है कि वो शायद कंफ्यूजन और बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मेरी नोटिफिकेशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमने देखा कि फातमी साहब के हवाले से और PIO के हवाले से, दोनों के हवाले से नोटिफिकेशन आ गया। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर तो ऑर्डर नहीं दे सकते, ऑर्डर्स तो हैं वो तो आएंगे प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से और प्राइम मिनिस्टर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होंगे। तो चौधरी निसार साहब के कहने से कुछ क्लैरिटी तो नहीं आई, शायद कंफ्यूजन बढ़ा है। और चौधरी निसार साहब को तो इस्लामाबाद आए हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, उनकी तरफ से तो कुछ आया ही नहीं। मेरा ख्याल है कि आप एक जो चेन ऑफ कमांड है उसको अगर देख लें कि प्राइम मिनिस्टर का जी, आई विल कम टू यू मानवी वाला साहब। जी फरमाइएगा राना साहब, मैं फिर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, एक चेन ऑफ कमांड जब आप देखते हैं तो फिर एक डिफेंस मिनिस्ट्री बीच में इन्वॉल्व होगी। अगर उनके हवाले से कुछ होगा तो ये उस चीज को फॉलो होगा। देखिए, मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ कि जो पुराने चीफ थे आपके जनरल राहील, उनकी कोई 3 साल में जो 36 महीने थे, कोई 84 से ज्यादा मीटिंग्स हुई थी वजीर आजम के साथ। शायद उस वक्त शायद कम्युनिकेशन बेहतर थी। अब भी अगर ये चीज हो जाए तो ये मामला सॉल्व हो जाएगा और इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर कोई लैप्स हुआ है कहीं से तो इट शुड बी सॉल्व। जी, कम्युनिकेशन काफी थी, लेकिन प्रॉब्लम्स तो उधर भी दिखा रहे थे। जी मानवी वाला साहब। राना साहब, आपने रिपोर्ट देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। मानवी वाला साहब, रिपोर्ट यही तो मसला है ना राना साहब, जब किसी ने रिपोर्ट ही नहीं देखी, जब किसी को पता ही नहीं है कि रिपोर्ट में क्या है, एंड वेयर इज द कंफ्यूजन? वेयर इज द कंफ्यूजन? इससे भी ज्यादा अहम बात ये है, किसी को पता ही नहीं है। वो दो गुड ऑफिसर्स जो आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं, उन्होंने रिपोर्ट दोनों ने देखी। जी राना साहब बताइए। मैं इस पे रिएक्ट कर रहा हूँ कि एक ट्वीट आई और हमने एक उस ट्वीट के बारे में इतनी डिस्कशन शुरू हो गई। अगर ये ट्वीट ना आई होती और इसको थोड़े से सब्र के साथ हम आपस में डिस्कस कर लेते, आज हमने इंटरनेशनल मीडिया को मौका दिया, अपने दुश्मनों को मौका दिया, हर कोई इस पे कमेंट कर रहा है कि गवर्नमेंट के दरमियान में ट्वीटें चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि दोनों साइड से मिस्टेक्स हैं, लेकिन टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। ये अब भी वक्त है कि इसके ऊपर टू द इंस्टीट्यूशन।
دیکھیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ران صاحب ان کو جواب دیں جی ایک ایسا ایشو جس پہ خود انٹیریئر منسٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ 4 دنوں میں we will find out کہ یہ خبر کس نے لگوائی ہے، یہ دشمن کے نیریٹو کو سپورٹ کیا گیا ہے اور یہ فیبریکیٹڈ ہے اور پلانٹڈ ہے، یہ تینوں الفاظ انٹیریئر منسٹر صاحب کے ہیں۔ 4 دن کا ٹائم بھی انہوں نے دیا تھا۔ اب جو ادارہ 7 ماہ سے 6 مئی کو ایگزیکٹ 7 مہینے ہو جائیں گے، اب جو ادارہ 7 ماہ سے صبر سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہے کہ پلیز فائنڈ آؤٹ who has done it، اب 7 ماہ کے بعد اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں جی اگر وہ تھوڑا سا اور صبر کر لیتے تو شاید چیزیں بہتر ہو جاتی، تو لیٹس ناٹ بی unfair to the institution۔ اس انکوائری نے اسٹیبلش، یہ جو فیکٹ فائنڈنگ مشن تھا، انہوں نے 4 چیزیں اسٹیبلش کرنی تھیں کہ کیا یہ سیکیورٹی بریچ ہے، اور کیا یہ فیبریکیشن ہوئی ہے، اور کس شخص نے پلانٹ کی ہے، اور اس کا موٹیو کیا تھا۔ اگر یہ 4 چیزیں اسٹیبلش کر چکا ہے کمیشن تو پھر دن اس سے آگے گیم شروع ہو جاتی ہے، اس سے آگے ایکشن شروع ہوتا ہے۔ اگر موٹیو اسٹیبلش ہو جائے اور وہ پرسن جس نے فیبریکیٹ کی ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کیا ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے مانوی والا صاحب کی جو بات ہے، جو وہ ہر 3-4 دن بعد پروگرام میں کہہ رہے ہیں، وہ بڑے سیزنڈ آدمی ہیں، وہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ لیٹس نو، اور بیسٹ یہی ہے، تمام اداروں کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ رپورٹ پبلک کر دی جائے اور اس کی فائنڈنگز کو لیٹ ایوری ون سی اٹ، پھر اس سے پتہ چل جائے گا کہ who is wrong and who has done it۔ ابھی ہم تو جو بھی کر رہے ہیں ہم تو کیا سرائیاں کر رہے ہیں، گیس ورک کر رہے ہیں۔ جی رانا صاحب آپ کے پاس آتے ہیں بریک کے بعد، لیکن This is 24 Breaking News۔ پاکستان کا ہونا چاہیے، جو سب سے امیر شہر ہونا چاہیے، سب سے زیادہ سہولتیں ہونی چاہیے، حالات دیکھیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو پیسہ پھر سے خرچ ہونا چاہیے، جو کراچی کے لوگوں پر خرچ ہونا چاہیے، جو درکانہ کے لوگوں پر خرچ ہونا چاہیے، وہ یا چوری کر کے ملک سے باہر لیا جاتا ہے۔ وہ بڑے بڑے وہ پیسہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ لہذا یہ جو پیناما ہے، یہ پیناما کا فیصلہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا یہ ملک بنے گا، چوروں کو سزا ہوگی، یا یہ سرکاری نواز شریف کا ملک رہ جائے گا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ اب سے ڈیمانڈ کرو نواز شریف کی استعفا دو۔ کیونکہ ایک جھوٹا آدمی جو 5 سپریم کورٹ کے ججز نے کہہ دیا کہ یہ جھوٹا ہے، قطری خط جھوٹا ہے، قطری خط فراڈ ہے، ایک جھوٹا ملک کا پرائم منسٹر نہیں بن سکتا۔ آپ کا نواز شریف کے لیے کیا پیغام ہے؟ اس ملک میں کرپشن ختم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ادارے مضبوط نہیں ہونے دے گا، وہ نیب کو کام نہیں کرنے دے گا، وہ احتیاط کو نہیں کام کرنے دے گا، وہ اس ملک کے اندر ایف آئی اے کو بڑے بڑے ڈاکوں کو نہیں پکڑنے دے گا، کیونکہ وہ خود
हम कैसे करें? मुझे लगता है कि गर्मी ज्यादा लगती थी मेरे साथ, लेकिन तुमने ये क्या कल बात की कि देखो जी हमारी कितनी अच्छी होती है, वो कोने में खड़ी हुई है, ये क्या बात है? और तरीके हिसाब से औरतों पर संकीर्ति राशि में सुन रही बात, मेरी बड़ी गौर से बात सुनो। जब जनरल मुशर्रफ ने तुम्हें अटक के जेल में डाला था, मुशर्रफ ने तुम्हें अटक के जेल में डाला था, ये तो मोटू गैंग आजकल बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि दिनों में छुप गई थी, ये बेचारे डर के बैठे हुए थे। कौन निकला था आपके लिए? तो सुनवाल आपकी बीवी निकली थी, उसे हम खड़ा देते सिलेक्ट करते, क्योंकि हमेशा कांग्रेस आप जानते नहीं हैं कि इस कौम के बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, इसके नौजवान भी तैयार हो रहे हैं, इस कौम की खातिन भी तैयार हो गई है, दो नमाज को क्या मुगला को दावत देना चाहता हूँ। मुगला बरादरी आपको कानून को समझते, मुझे ये बताएं कि किसी भी जमहूरियत के अंदर अगर मुल्क के सरबराह को एक मुल्क का सुप्रीम कोर्ट झूठा कर दे, क्या वो मुल्क की क्यादत करने के काबिल है? क्या झूठे को इजाजत होनी चाहिए? जब इतना बड़ा झूठ बोल सकता है कि जनाब मेरे पैसे बाहर कैसे गए कतरी की वजह से, जब पैसे ये कतरी में शर्म करो, एक झूठ भी सही नहीं बोलना आता, नकद के लिए नकद चाहिए, इसलिए
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन अभी आप सुन रहे थे इमरान खान साहब को कराची में अपनी रैली से एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो डॉन लीक्स के हवाले से कहा कि बिल्कुल उन्होंने नवाज शरीफ साहब से कहा कि हिसाब दें, और उन्होंने कहा फ़ौज के हवाले से कि हम आपके साथ हैं इस पर। फिर उन्होंने ये कहा कि हमने गॉड फादर को ला के खड़ा कर दिया JIT के सामने। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने कहा कि ख़वातीन के हवाले से उन्होंने बेगम कुलसूम नवाज साहबा की तारीफ़ की और प्राइम मिनिस्टर साहब को ये याद दहानी करवाई कि जो तमाम आपके इर्द गिर्द मर्द आपके लीडर थे हजरात, वो तो सब भाग गए थे और आपके लिए निकली बाहर तो आपकी बेगम निकली। उन्होंने ये भी बताया कि फातिमा जिन्ना जो थी साहिबा, उन्होंने कायद आज़म के बाद जब एक मिलिट्री डिक्टेटर को फेस करने का वक्त आया तो कायद आज़म के बाद देखा उन्होंने कि फातिमा जिन्ना साहिबा ने फेस किया। और हम ये भी कहते चले नाज़रीन, करबला के वाक़े के बाद कौन बाहर निकला? एक ख़ातून बीबी ज़ैनब, जिन्होंने तारीख़ को फिर दोहराया, उन्होंने तारीख़ रकम की कि जो करबला में हुआ। तो ख़वातीन के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, ये उनको सोचना चाहिए था ये अल्फाज बोलने से पहले। बहरहाल वापस हम सब्जेक्ट पे आते हैं। तो ये बताएं, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ राना साहब के पैनलिस्ट तमाम ये कह रहे हैं कि इस वक्त तो अगर रिपोर्ट को बाहर ले आए तो प्रॉब्लम जरा कुछ थोड़ा रिजॉल्व हो, तो रिपोर्ट क्यों नहीं लाते सामने? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब भी देता हूं, उसके बाद मेरे जनरल साहब से भी दो छोटे छोटे सवाल हैं। देखें, रिपोर्ट जो है हमसे तो लीक, उस असली बात की लीक नहीं संभाली जा रही। तो अगर असली बात को फौज कहती है कि खोलना है तो मैं समझता हूं खोल देना चाहिए। मेरा अब सवाल ये है, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब खोलेंगे ना सर? क्या ट्वीट ही वो आर्मी की मुशावरत से खुल जाएगी? वो अगर ये कहेंगे कि खोल दें कि मैं कोई हर्ज नहीं है तो पूरी बात को खोल देना चाहिए। राना साहब एक बात मैं बताती चलूं नाज़रीन को कि नाज़रीन इस वक्त भी जाती उम्रा में मीटिंग जारी है प्राइम मिनिस्टर साहब की और इसहाक डार साहब की। जी चलिएगा, कंटिन्यू। देखिए, यहाँ हम सब अपनी पर्सनल कैपेसिटीज में बैठे हुए हैं। जनरल साहब से मेरा सवाल ये है कि एक तो क्या ट्वीट ही इनके पास बेहतरीन तरीकाकार था, और दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारा सोशल मीडिया पे रिटायर्ड ऑफिसर्स के वो चल रहे हैं SMS या वो क्या कहते हैं मैसेजेस, और उसमें ओपन लेटर्स लिखे हुए हैं आर्मी चीफ को और प्रेशराइज किया जा रहा है। तो उन चीजों का कितना रोल है इसके अंदर? ये आप राना साहब, आर्मी चीफ इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर हु वुड टेक प्रेशर्स. He is commanding, he is a combatant, a soldier. Soldiers are used to taking pressures. Nobody can pressurize General Qamar Javed Bajwa. मैं आज आपको दावत दे रहा हूं, मैं आज आपको एक दावत दे रहा हूं मीडिया पे, and through you to your prime minister. Take it from me. He's also your prime minister. Well, my prime minister to our prime minister. तीन चीजें कर दें। ये फर्क है। एक, एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक कर दें। आर्मी विल नॉट बेग यू कि डोंट डू इट। मैं आपको कह रहा हूं कर दें। एक, कारगिल के ऊपर, कारगिल, मेरी बात सुन लें। आप तो पर्सनल कैपेसिटी में बैठे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि मैं इख्तदार में आके कारगिल के ऊपर कमीशन बिठाऊंगा, प्लीज आज बिठाएं। और नंबर 3, डॉन लीक्स की जो असल बात है पब्लिक कर दें। डोंट हेजिटेट। जब तक आप सच को सच नहीं करेंगे, पब्लिक नहीं करेंगे, आड़ और पनागाहें ढूंढते फिरेंगे। मेक इट पब्लिक प्लीज। अच्छा जी, इस वक्त बहरहाल ये तो तारीख की बातें, इस वक्त मानवी वाला साहब जो बार बार कहा है नाज़रीन उन्होंने कि रिपोर्ट को पब्लिक करें, और बात ये है जो आप कह रहे हैं राना साहब, इस वक्त देखिए ना, हम तो इसमें चले जाएंगे कि आपकी ट्वीट क्या कह रही है, उनकी क्या कह रही है, ये सब मामलात, ये हमारे जो हालात हैं इस सब के मुतहम्मिल नहीं है। इस वक्त हालात ऐसे होने चाहिए कि चीज को रिजॉल्व करें और आगे की तरफ बढ़ें। तो इसलिए बार बार ये बात उठ रही है कि जाती उम्रा में जो मीटिंग हुई है उसमें क्या फैसले हुए हैं। कोई ऐसे फैसले हुए हैं जिससे कि एकदम से जो प्रेशर है वो खत्म हो और बात आगे सहल तरीके से बढ़े। मानवी वाला साहब, आप बताइएगा योर कमेंट्स ऑन दिस सिचुएशन। जी, मैं तो ये समझता हूँ कि विदाउट रिलीजिंग द रिपोर्ट कोई मसला हल नहीं होगा, और इस पे कुछ हमारे सेनेटर्स और कुछ हमारे MNAs फील के वी शुड इन द नेक्स्ट वीक सेशन मूव रेजोल्यूशन
that this report should be released. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ میجورٹی آف دی MNAs and majority of the senators will sign that resolution. People's Party and it will be laid in the Senate and it will be laid in the National Assembly. نہیں سارے جی سارے. اچھا. You will be surprised. Because everybody wants to know what happened. چاہے وہ PTI ہے, چاہے وہ MQM ہے, چاہے وہ ANP ہے, all parties. اور لاسٹ ٹائم بھی جب ہم نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا تو اس میں MNA سینیٹرز PMLN کے بھی تھے جنہوں نے سائن کیا تھا. تو I will not be surprised کہ رانا صاحب بھی اس ریزولوشن کو سائن کریں. جی رانا صاحب. جی دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ بڑی اچھی بات ہے, ہر کوئی حقائق جاننا چاہتا ہے, لیکن سیکیورٹی ریلیٹڈ میٹرز کے اندر سیکیورٹی ایجنسیز کی کلیئرنس کے بغیر کوئی چیز پبلش نہیں ہو سکتی. جی میرا خیال ہے اس صورت میں تو جن صاحب آپ بتائیں سیکیورٹی ایجنسیز کا اس رپورٹ پہ. ارے بھائی کون سی سیکیورٹی ہے؟ یہ تو آپ اپنی سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں, کوئی انڈیا پاکستان کی سیکیورٹی تھوڑی ہے. عزتیں دیکھیں پھر اس ایشو میں تھا کیا؟ پھر اس ایشو میں کچھ بھی نہیں تھا. وہ رپورٹ آنے دیں سر, پتہ چلے. سب ادارے پرائم منسٹر کے انڈر ہیں. He is the custodian. اگر وہ کرنا چاہے تو وہ نہیں کرنا چاہیں کیا ہیں constitutionally legally نیچرلی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ادارے ہیں, اگر آپ اداروں کی عزتیں پامال کر کے آپ سمجھیں جو آپ کہہ رہی ہیں آگے بڑھنا چاہیے, کوئی نہیں کر رہا. جی اچھا میں مجاہد بریلوی صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ کر کے, پاکستان آرمی کو چارج شیٹ کر کے, اور سجن کو گھر بلا کے, جنرل صاحب کو پرائیویٹ میٹنگ پہ گھر بلا کے, اور نریندر مودی کو اپنا ذاتی مہمان بنا کے اگر آگے بڑھنا یہ ہے تو یہ آگے اس طرح نہیں بڑھا جائے گا. ساتھ بیٹھنے کا تو مشرف کا مہمان بھی تھا. نہیں وہ no he was not. نہیں تھے, لیکن مہمان ہونا مسئلہ نہیں ہے. نہیں بات یہ تھا بالکل تھے, اس کی تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر ہیں.